30 अक्टूबर 1984 की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक सभा आयोजित थी। मैदान में हजारों की ठसाठस भीड़ और मंच पर खड़ी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने भाषण में कहा, आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल न रहूँ। आगे वो बोली, इस स्पीच के ठीक 27 घंटे एक और शाम आई। टीवी पर इंदिरा गांधी की खबर थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं थी। उस वक्त इंटरनेट नहीं था। पूरा देश खबरों के लिए अखबार, टीवी और रेडियो पर निर्भर था। दोपहर से हर तरफ ये खबरें फैल रही थी कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है, लेकिन हर देशवासी शाम 8 बजे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन पर न्यूज आती थी। शाम हुई, टीवी खुला, सामने सलमा थी। सलमा, जिनके कान के पीछे लगे गुलाब से भारत का हर शख्स उन्हें पहचानता था, लेकिन उस दिन गुलाब नहीं था। और सलमा के बोलने से पहले ही हर कोई समझ चुका था कि कुछ जरूर बुरा हुआ है। तभी मायूसी से भरी आवाज में सलमा बोली, पीएम इंदिरा गांधी अब नहीं रही। आज सुबह पीएम आवास के बाहर ही उनके गार्ड ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का पूर्वाभास पहले ही हो चुका था? मगर क्यों? कैसे एक उड़ते हुए बाज को देखकर रची गई थी इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश? कैसे सुरक्षा करने वाले ही बन गए हत्यारे? और कथित तौर पर इंदिरा गांधी के हत्याकांड में शामिल बलबीर सिंह को क्यों रिहा कर दिया गया था? जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साल 1980 में जहां दिल्ली में एक बार फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी, वहीं पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, जब मास्टर तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश की मांग रखी थी, जिसे खालिस्तान कहा जाने लगा। आजादी के बाद 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया और सिखों के लिए पंजाब राज्य बनाया गया। लेकिन खालिस्तानी एक्टिविस्ट और शिरोमणि अकाली दल इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि पिंजौर, अंबाला और करनाल जैसे इलाके जहां सिखों की संख्या अधिक थी, उन्हें हरियाणा में क्यों मिला दिया गया। इसी असंतोष ने आंदोलन को कभी धीमा और कभी तेज बनाए रखा। इसी बीच 1980 के दशक में इस आंदोलन का नया चेहरा मिला जनरैल सिंह भिंडारवाले। भिंडारवाले ने पंजाब के युवाओं को अपने भाषण और धार्मिक अपील से जोड़ना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलनों की राह अपनाई, लेकिन जल्द ही उनकी रणनीति हिंसा की ओर मड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया, जहां हथियारों का जखीरा छिपाया जाने लगा। अब दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी इस बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता में। आखिरकार 1984 में उन्होंने सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य को अपने दफ्तर बुलाया। लंबी बातचीत और गहन विचार विमर्श के बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी थी। इस ऑपरेशन का मकसद था स्वर्ण मंदिर परिसर से मिलिटेंट्स को बाहर निकालना। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ और 10 जून तक चला। इसमें बड़ी संख्या में सिख मिलिटेंट्स मारे गए, लेकिन साथ ही सैकड़ों निर्दोष श्रद्धालुओं की भी जान गई। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग आंकड़े बताती हैं, लेकिन माना जाता है कि इस ऑपरेशन में 5000 से 7000 तक लोग मारे गए। 21 जून से सेना ने मंदिर पर नियंत्रण ढीला कर दिया, ताकि श्रद्धालु फिर से वहां आ जा सके। 30 जून को खुद इंदिरा गांधी गोल्डन टेम्पल पहुंची। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और वहां हुई हिंसा और रक्तपात पर गहरा दुख जताया। लेकिन उस दिन शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि अब उनका जीवन पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। कहीं न कहीं उनके मन में चेतावनी हो चुकी थी कि इस फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अपनी मौत से पहले 15 अगस्त 1984 के दिन इंदिरा ने अपने भाषण में ये कहा था, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। उधर खालिस्तान के समर्थक गुटों के मन में इंदिरा गांधी को लेकर नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तत्काल सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात सिख जवानों को हटा दिया जाए और उनकी जगह निर्धर्मों के गार्ड्स लगाए जाएं। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सलाह को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, क्या हम एक सेकुलर देश नहीं है? अगर हाँ, तो धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं? यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। लेकिन इंदिरा
गांधी की हत्या की साजिश कैसे रची गई? देखिए, इस साजिश में सीधे सीधे 4 नाम आए, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह और बलबीर सिंह। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने मिलकर इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाई थी। मौके पर ही बेअंत मारा गया जबकि सतवंत पकड़ा गया। बाद में जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे कई हफ्तों की गुप्त योजना थी। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में पहले बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो अक्सर अपने अंकल केहर सिंह के गुरुद्वारे में जाने लगा। एक दिन कथा सुनते सुनते वो अचानक रो पड़ा। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। यहीं से बेअंत के मन में इंदिरा गांधी को मारने का ख्याल पक्का हो गया। सितंबर 1984 में इस प्लान में बलबीर सिंह भी शामिल हो गया। दोनों पीएम हाउस में तैनात थे और वहीं पंजाब के हालात पर बातें होती रहती थी। तभी एक दिन पीएम आवास पर एक पेड़ पर अचानक एक बाज आकर बैठा। सिख परंपरा में बाज को गुरु गोविंद सिंह का प्रतीक माना जाता है। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इसे गुरु का संदेश समझा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना ही होगा। उसी वक्त दोनों ने ठान लिया कि अब यह मिशन पूरा करना है। इसके बाद हत्या की साजिश ने रफ्तार पकड़ी। 14 अक्टूबर को बेअंत सिंह ने गुरुद्वारा मोती बाग और आरके पुरम सेक्टर 6 के गुरुद्वारे में जाकर अमृत पान किया, प्रायश्चित के तौर पर झाड़ू लगाई। 17 अक्टूबर को उसने अपनी पत्नी विमल कौर को भी शीशगंज गुरुद्वारे ले जाकर अमृत पान करवाया। उसी दिन उसने पहली बार अपने साथी सतवंत सिंह को भी इस मिशन की बात बताई। सतवंत भी तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद तीनों बेअंत, सतवंत और केहर गुप्त मुलाकातें करने लगे। अब बेअंत को डर था कि सतवंत कहीं धोखा ना दे दे, इसलिए उसने सख्ती से कहा, अगर तू पीछे हटा तो मैं तुझे ही गोली मार दूंगा। इसके बाद योजना के तहत 30 अक्टूबर को सतवंत ने अपने साथी कांस्टेबल किशन से ड्यूटी बदलवा ली। बहाना बनाया, यार मेरा पेट खराब है, तेरी पोजीशन के पास टॉयलेट पड़ता है। इसी तरह बेअंत ने रात की ड्यूटी छोड़कर सुबह की ड्यूटी ले ली। और फिर आया वो दिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह। जैसे इंदिरा गांधी अपने आवास से निकली और ऑफिस की तरफ पैदल बढ़ी, तभी बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर फायर कर दिया। गोली लगते इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसने अपने साथी से चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। बस अगले ही पल सतवंत ने अपने ऑटोमेटिक कार्बाइन तान दी और इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार कर दी। जब सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो सतवंत ने उन पर भी पूरी कार्बाइन खाली कर दी। 25 सेकंड में इन दोनों ने इंदिरा गांधी पर 33 गोलियां चला दी, जिसमें से उन्हें 30 गोलियां लगी। कुछ ही सेकंड में भारत की प्रधानमंत्री खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और इसी के साथ भारतीय राजनीति ने अपने इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ देखा। जब इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार हो रही थी तब पहले तो घर में बैठी बहू सोनिया गांधी को ये पटाखों की आवाज लगी, लेकिन फिर भाग दौड़ मचते ही वो अपनी सास के पास दौड़ी चली आई। इसके बाद छत विछत हालत में इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास के सुरक्षा गार्ड ने दोनों हमलावरों को पकड़ लिया। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने सरेंडर किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद बेअंत सिंह ने पकड़ छुड़ाकर भागने की कोशिश की और उसे गोली मार दी गई। एम्स में उनकी जान बचाने के लिए 80 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन दोपहर के 2:20 पर डॉक्टर्स ने पीएम इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि पीएम इंदिरा गांधी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद तो एक तरफ तो आनंद फानन में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाकर संवैधानिक और पॉलिटिकल वैक्यूम को भरा गया, वहीं दूसरी तरफ देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा निकाली गई और प्रधानमंत्री को इस तरह से खोकर देश भर की जनता सन्नाटे में आ गई। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों की पूरी टीम इस जघन्य कांड की गुत्थी सुलझाने में जुट हुई थी। मौके वारदात से ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, लेकिन बेअंत सिंह तो उसी वक्त मारा गया। इसके बाद अगले 3 दिनों के भीतर पुलिस ने 2 और नामों को हिरासत में लिया, केहर सिंह जो बेअंत सिंह का रिश्तेदार था और बलबीर सिंह जिस पर भी इस विभत्स साजिश को रचने का आरोप था। इसके बाद अदालत में मुकदमा चला और तीनों सतवंत, केहर और बलबीर सिंह पर गंभीर आरोप दर्ज हुए। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। आखिरकार निचली अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। फिर शुरू हुआ ऊपरी अदालतों में अपील का सिलसिला। ये एक हाई प्रोफाइल केस था और जैसे ही ऊपरी अदालत में सुनवाई शुरू हुई बचाव
पक्ष की ओर से देश के सबसे बड़े वकील मैदान में उतारे गए राम जेठमलानी, पीएन लेखी और आर एस सोढी। उनकी कानूनी दलीलों की वजह से कई बार फांसी की तारीख टल गई, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस की दलीलें कमजोर पड़ने लगी। कोर्ट ने विशेष रूप से बलवीर सिंह के खिलाफ पुलिस के दावों को हास्यास्पद बताया। पुलिस का कहना था कि बलवीर 1 महीने तक अपने पास साजिश के कागज के लिए घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह मुमकिन है कि एक पुलिसकर्मी यानी बलवीर सिंह इतना बड़ा सबूत अपने पास रखे और घूमता फिरे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि बलवीर को गैर कानूनी रूप से 33 दिन तक हिरासत में रखा गया था। आखिरकार कमजोर सबूतों और अभियोग पक्ष की लचर दलीलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बलवीर को बरी कर दिया, लेकिन बाकी 2 अभियुक्त सतवंत और केहर सिंह की फांसी की सजा बरकरार रखी। अब बारी थी सजा को अंजाम देने की, लेकिन इन दोनों की फांसी भी कई बार टलती रही। यहाँ तक कि दिसंबर 1989 में तो ब्लैक वारंट जारी होने के बाद भी वकीलों की दलीलों पर उसे टाल दिया गया। यह भारत के न्यायिक इतिहास का पहला मौका था जब ब्लैक वारंट यानी फांसी की अंतिम मंजूरी टाल दी गई, यानी आखिरी वक्त तक आरोपी को हर कानूनी हक दिया गया। लेकिन आखिरकार लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 6 जनवरी 1989 की सुबह 6 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इस पूरे दौर में पंजाब की हालत और बिगड़ती गई। अलगाववाद चरम पर था। राजीव लोंगेवाला समझौता भी कारगर नहीं रहा। 80 के दशक की शुरुआत में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मांग से शुरू हुआ विवाद दशक के अंत तक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। पंथक राजनीति अपने चरम पर थी। इसी बीच 9वीं लोकसभा चुनाव आ गए। अकाली दल बादल ने चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन जेल में बंद सिमरनजीत सिंह मान ने अपनी नई पार्टी अकाली दल मान उतारी। इसने 13 में से 12 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। सबसे हैरानी की बात ये थी कि 2 कैंडिडेट थे, रोपड़ से बेअंत सिंह की पत्नी बिमल कौर और उनके पिता सुच्चा सिंह भटिंडा। वही बेअंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी पर गोली चलाई थी। उस वक्त देश भर में कांग्रेस और राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स घोटाले की आंधी थी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस विरोध का असली कारण था ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तान आंदोलन और 1984 के दंगे। नतीजा ये हुआ कि अकाली दल मान ने 7 सीटें जीत ली। इनमें सिमरनजीत सिंह मान, विमल कौर और सुच्चा सिंह भी शामिल थे। हालांकि केंद्र में पीवी सिंह सरकार बनने और बाद में नरसिंहा राव के दौर में हालात धीरे धीरे बदलने लगे और वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र को एक और मौका दिया। तो दोस्तों, अगर उस रोज इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो क्या आज भारत की राजनीति की तस्वीर कुछ और होती? और प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर कैसे संभाली? क्या वो सच में भारत की सबसे मजबूत और दूरदर्शी नेता थीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचे। और ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।